हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमारे कोशिका के 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं और वो सारे कोशिकांग, हमारे जो कोशिका के हैं सारे कोशिकांग हम कर चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था, तो मैंने सोचा कि इसको इस वाले वीडियो में आज मैं इसको समाप्त कर देती हूँ। यहाँ से ज़रूर से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है, रेलवे में हो या किसी भी एग्ज़ाम में। तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे और कल हमारा DNA शुरू होगा। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा रह जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको ख़त्म कर देती हूँ, इसके बाद हम अपना DNA शुरू करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम का, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली PDF वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे PDF के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन। दोस्तों, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कोशिका विभाजन। इसके जो सेल डिवीज़न के क्वेश्चन ना 1-2 बन ही जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो कोशिका विभाजन, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं ख़त्म होती हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे आजीवन चलती रहती है, हमारे कोशिकाओं से संबंधित। तो मुख्यतः इसके कोशिका विभाजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ये प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। इनको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? एमियोटोसिस, इसको माइटोसिस, इसको बोलते हैं मियोसिस। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि असूत्री विभाजन क्या है। ठीक है, असूत्री विभाजन को देखते हैं। यह एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। इसमें केंद्रक सीधे विभाजित होता है। जो इसमें केंद्रक होता है, जैसे ये है हमारा केंद्रक, और ये सीधे विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 भागों में। तो इसमें केंद्रक सीधे विभाजित होता है बिना गुणसूत्रों, क्रोमोसोम के स्पष्ट रूप से अलग हुए और बिना तर्कु तंतुओं के गठन के। असूत्री विभाजन में कोशिका का विभाजन आसानी से हो जाता है। ठीक है, जो हमारा असूत्री विभाजन होता है उसमें कोशिका का विभाजन आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें मेनली क्या रहता है असूत्री विभाजन में? तो जो है ये हमारी कोशिका है, ये हमारा केंद्रक हो गया। तो जो इसमें केंद्रक है वो आसानी से 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए हम इसको सरल विभाजन मानते हैं। और यह मुख्यतः छोटे जीवों जैसे प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसके प्रोकैरियोटिक के उदाहरण देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इत्यादि में ये पाया जाता है। अब आपको बता देती हूँ कि जो असूत्री विभाजन है, इसको हम छोटी परिभाषा में इसको देख लेते हैं, छोटे रूप में इसको बना के देखते हैं। जो हमारा असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन मुख्यतः क्या काम करता है? तो इसका मुख्य काम होता है इसके केंद्रक को 2 भागों में विभाजित करना। ठीक है, बिना गुणसूत्रों के स्पष्ट रूप से अलग हुए। और यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और प्रोटोजोआ और शैवाल, जीवाणु, ये सभी प्रोकैरियोटिक में होते हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक क्या होता है आपको मैं बहुत डीप तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको बस इतना बता दिए कि प्रोकैरियोटिक हम बोलते किसको हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, इनको में अंतर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको चाहिए तो मैं इसका आपको एक वीडियो छोटा सा प्रोवाइड करवा दूँगी, क्योंकि इसके भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। तो हम जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो दोस्तों, जिसमें
पूरी तरह से हमारे जो केंद्रक होता है वह पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। उसमें केंद्रक जो होता है हमारा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिसमें केंद्रक पूरी तरह से डेवलप होता है उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, जो कि हम भी आते हैं यूकैरियोटिक में। आगे देखते हैं। इसमें एक जीव छोटे छोटे जीवों में विभाजित होकर यह असूत्री विभाजन कहलाता है। देखिए, जैसे कि आपके चित्र के माध्यम से आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें एक जीव, ये एक जीव है, ठीक है। इसमें एक जीव का छोटे छोटे जीवों में 2 भागों में बट जाना। ये एक जीव है, यहाँ इतना बटा हुआ है, यहाँ इतना, और यहाँ दोनों मिलकर के दोनों केंद्रक बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस 2 भागों में टूट रहा है। जैसे यहाँ पे टूटा, इतना टूटा, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के ये 2 भागों में पूरी तरह से टूट गया है। ये इसको बोल देते हैं डॉटर सेल बोल देते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो आपको पता ही है। आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने इसमें बहुत अच्छे से चित्र भी डाले हैं। को भाषा समझ में नहीं आती है तो चित्र के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आए। अब देख लेते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? समसूत्री विभाजन कोशिका का विभाजन, एक प्रकार का यह कोशिका का विभाजन है, ठीक है। जिसमें एक कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। इसमें जो होता है, इसमें एक कोशिका 2 समान कोशिकाएं, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये हमारी एक कोशिका हो गई, ठीक है। एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है। इसमें जैसे कि हम देख लेते हैं कि इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। जो एक इंसान होता है, एक स्वस्थ इंसान में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक जो कोशिका है, 2 समान पुत्री कोशिकाएं, ये दोनों इसकी डॉटर सेल हो गई, ठीक है। इसकी डॉटर सेल हो गई। अब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान ही होती है। जैसे इसमें 46 है तो इन दोनों में भी 46 होगी। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में विभाजित होती है तो उसके गुणसूत्र भी जनक कोशिका के समान ही होती हैं, यानी 46 ही होते हैं। आगे देख लेते हैं। इसे सम विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन है तो सम विभाजन ही कहा जाता है। समसूत्री विभाजन का दोस्तों अर्थ ही है सम मीन्स समान, मतलब कि जो एक कोशिका है इसके समान ही ये दोनों कोशिकाएं, ठीक है। अगर इसमें 46 है तो इन दोनों में भी 46 होगा, यानी समान होगा, इसलिए इसको सम विभाजन बोलते हैं, ये समसूत्री विभाजन बोलते हैं। इसको सम विभाजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान ही होती है। इसमें जितनी कोशिकाएं टूटती हैं उतनी ही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह शरीर के किसी भाग के टूटने पर जल्दी ही पुनः निर्माण कर लेता है, अतः क्षतिपूर्ति में सहायक होता है। दोस्तों, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है वह क्षतिपूर्ति में कैसे सहायक होता है। दोस्तों, जैसे कि हमें अगर कोई चोट लग जा रही है और हम कुछ दिन बाद जैसे हमको कोई चोट अगर लग जा रही है यहाँ पास, और हम कुछ दिन बाद अगर देखते हैं तो हमारी ये चोट भरी हुई लगती है, ठीक है, ठीक हो जाती है। तो ये क्या है? ये समसूत्री विभाजन के कारण ही है। मतलब जितनी हमारी कोशिकाएं नष्ट हुई हैं उतनी ही कोशिकाएं यहाँ आकर के बन गई हैं, अर्थात हमारा घाव पूरी तरह से भर चुका है। आप देखते हैं इसमें क्षतिपूर्ति में सहायक होता है। ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, क्षतिपूर्ति में सहायक होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में है शरीर में लगी चोट अपने आप पुनः निर्माण कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। क्षतिपूर्ति कोशिकाओं की मरम्मत करना और बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि बहुकोशिकीय जीवों कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, जिसमें उनके आकार में भी वृद्धि होती है।
ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के चरण कितने हैं मुख्यतः। तो जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, इसके मुख्यतः 5 भाग इसके चरण पाए जाते हैं समसूत्री विभाजन के। तो पहला देख लेते हैं, ये प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र संघनित होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा मेटाफेज। जब मेटाफेज में आता है ये विभाजन, तो फिर क्या होता है, ये गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आकर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, ठीक है। सब जैसे कि ये हमारा कोशिका विभाजन है, ये ठीक है, ये बीच में आकर के ये पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं जो एनाफेज होता है हमारा। एनाफेज में क्या होता है, तो दोस्तों एनाफेज में भी यही होता है, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्थात जैसे ये है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं कि नहीं, एक ये इस साइड जा रहा है तो दूसरा इस साइड जा रहा है। इसका कहने का अर्थ यही है। इसके चित्र भी ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। चौथा देख लेते हैं टीलोफेज। टीलोफेज क्या कहलाता है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और केंद्रक झिल्ली का पुनर्गठन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। अर्थात इसका चित्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है दोस्तों, ये बस इस प्रकार का, क्योंकि यहाँ से ये समाप्त हो चुका होता है, ये ऊपर कुछ नहीं बचता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होता है, अब इसमें 5वां जो हमारा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन पूरा हो जाता है। जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन पूरी तरह से हो जाता है। ये कोशिका का पूरी तरह से विभाजन हो जाता है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिससे 2 अलग अलग संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आ जाता है इंटरफेस, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। टीलोफेज में आते आते हमारा इतना विभाजित हो चुका होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये गुणसूत्र हैं, ठीक है। ये गुणसूत्रों को देख रहे हैं, मैटरनल है और ये पैटर्नल। जो पिता का गुणसूत्र है दोस्तों वो ग्रीन से दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, और जो माता का गुणसूत्र है वो पिंक से दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये माता पिता के दोनों गुणसूत्र हो गए। अब जब ये दोनों गुणसूत्र यहाँ पे अलग अलग होना शुरू करते हैं, तो देखिए यहाँ से ये मिल करके यहाँ पे जब आते आते यहाँ पे ये तीनों ये सभी मिल जाते हैं। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, एक इस साइड आ जाते हैं गुणसूत्र, दूसरे इस साइड, और इस टीलोफेज में आते आते दोनों गुणसूत्र पूर्णतः अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो जो मुख्यतः प्रजनन करने वाले जीवों में पाया जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका मुख्य कार्य ही प्रजनन करना होता है, रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में पाया जाता है, ठीक है। यह युग्मकों, हम युग्मक किसको बोलते हैं, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, ठीक है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो हम इसको युग्मनज बोल देते हैं। यह युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या को कम करता है। यह युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या को कम करता है, जिससे प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की आधी रह जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है यह लैंगिक प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मात्र कोशिका हो गई, ठीक है। मात्र कोशिका में यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये दोनों अलग हो गए। फिर से अर्धसूत्री इनका दूसरी बार जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। ये दोनों अलग हो गए और इनमें जब 4 थे तो इनमें 2-2 बचे। आप यहाँ से भी दोस्तों इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर 4 थे,
अगर मात्र कोशिका में 4 गुणसूत्र थे, ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी 2 विभाजित में किया गया तो इसमें 2-2 गुणसूत्र आ गए। और जब इसमें भी जब गुणसूत्रों को अलग किया गया, अब इनमें 2 में से भी अलग किया गया तो इसमें से एक गुणसूत्र अलग हो गए। गुणसूत्र हम उसको बोल देते हैं दोस्तों, जब ये इस प्रकार का एक फिगर बनता है हमारा, तो वो गुणसूत्र कहलाता है। जब हमारे ये दोनों अलग अलग पड़े हों, इसको एक गुणसूत्र हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं आपको पेन के द्वारा समझा दूं, क्योंकि इसमें टाइपिंग में संभव नहीं हो पा रहा था मुझे इस प्रकार से फिगर बनाने के लिए। देख सकते हैं जो प्रजनन होता है, ठीक है, प्रजनन, ये मेल हो गया, यहाँ फीमेल। अब जो फीमेल के गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 46, और मेल के गुणसूत्र भी 46। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के गुणसूत्र 46। जब हम इनको आधा करेंगे तो ये बन जाते हैं 23। और जब 23 माता के बन जाते हैं और 23 पिता के बचते हैं तो बच्चे में फिर से 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि इस वाले चित्र में हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा मेल दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल दिया हुआ है, ये ऑटोसोम और ये है एलोसोम। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि जो ऑटोसोम होते हैं वो क्या होते हैं और एलोसोम होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑटोसोम जो होते हैं वो ऑलरेडी हमें भगवान द्वारा दिए हुए रहते हैं, जो कि हर इंसान में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोसोम। और जो एलोसोम होते हैं, और इनकी संख्या हमारे शरीर में 44 होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। तो जो ऑटोसोम होते हैं वो 44 होते हैं, और जो 2 बच जाते हैं उनमें वो होते हैं एलोसोम। अर्थात हमारे लिंग का निर्धारण करने के लिए एलोसोम ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो दोनों में, मेल फीमेल में दोनों ऑटोसोम और एलोसोम हो गए। ठीक है, इनको सेक्स हार्मोन्स भी बोल देते हैं हम एलोसोम को। अब जब यहाँ से एक पिता का, ठीक है, एक पिता का एलोसोम आए 22, एक माता के एलोसोम आए 22, तो ये कितने हो गए? 44। अब यहाँ से आता है, सॉरी ऑटोसोम की मैं बात कर रही थी, यहाँ से पिता का ऑटोसोम आया और यहाँ से माता का ऑटोसोम्स आया। ये दोनों 22 ऑटोसोम आ करके यहाँ पे 44 हो जाते हैं। अब जो एलोसोम आते हैं, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो जो एलोसोम होते हैं तो यहाँ से एक्स कोई एक ही आएगा, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, ये 2 में से कोई एक ही आएगा। और यहाँ से भी 2 में से कोई एक्स ही आएगा। ठीक है, अगर इसमें से एक्स आता है यहाँ पे और इसमें से भी अगर एक्स आता है तो दोनों एक्स मिल करके एक स्त्री का निर्माण करते हैं, जिसको हम पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 हो जाते हैं, ये एक्स 2 हो गए, तो 44 + 2 = 46 हो जाते हैं हमारे, और हम इसी को बोल देते हैं पुत्री कोशिकाएं। अगर यहाँ पे y आ जाता और यहाँ पे x आ जाता, क्योंकि इन दोनों x में से x तो एक निश्चित है कि यहाँ से तो x ही आना है माता में से, और पिता में से एक तो या तो x आ जाएगा या तो y। अगर x आता है पिता से तो बच्चे का निर्माण लड़की होगी, और अगर पिता का y आता है तो बच्चे का निर्माण पुत्र होगा। ठीक है, मैंने यहाँ आपको इसलिए ये चित्र मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको क्रॉस के द्वारा ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने पेन के द्वारा इसको पहले बनाया है और इसके द्वारा फिर मैंने आपको इसमें समझाया है। ठीक है, अगर कोशिका विभाजन के समय अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, अगर 46 से ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अगर गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो करके 47 हो जाती है, या फिर कम हो करके हमारे अगर ये, या फिर इससे कम हो करके यहाँ 45 हो जाती है, तो भी हमें मर्ज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंड्रोम से संबंधित हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक या कम हो जाती है। के शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है।
अब दोस्तों देख लेते हैं कि जब हमारे गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है और घटती है तो हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह सिंड्रोम हमारे शरीर में क्यों होता है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। नॉर्मली क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। जब इसमें से एक लेस हो जाती है यानी कम हो जाती है, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, तो हमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। यह सिंड्रोम महिलाओं में होता है। इससे महिला की ऊंचाई कम हो जाती है और बचपन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बांझपन है। ठीक है, यहाँ बांझपन आ जाता है जब हाइट उसकी कम हो जाती है और स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम सबसे मेनली इसमें याद रखने योग्य बातें क्या है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है यानी घट जाती है। यह सिंड्रोम महिलाओं में पाया जाता है। इसमें ऊंचाई कम हो जाती है और इसमें बांझपन हो जाता है। आपको मुख्य ये पॉइंट ध्यान रखने हैं जहाँ मैंने हाईलाइट किए हैं। अब देख लेते हैं जो दूसरा है हमारा, ये है क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। टाइपिंग मिस्टेक में आप मत जाइएगा बच्चों, आप देखिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने टाइपिंग की है तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है। वो गलती से भले ही कुछ लिख गया हो, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आप उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है यानी कि 46 से एक बढ़ जाती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। यह सिंड्रोम पुरुषों में पाया जाता है और इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। अभी आपने जो देखा है कि टर्नर सिंड्रोम, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? टर्नर सिंड्रोम। हमने टर्नर सिंड्रोम में क्या पढ़ा दोस्तों कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। यह महिलाओं में होता है। दूसरा पढ़ा कि महिलाओं की हाइट कम हो जाती है। ठीक है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि महिलाओं में बांझपन हो जाता है। हमने टर्नर सिंड्रोम के लिए हमने ये 3 पॉइंट ध्यान में रखे थे। अब हम देख लेते हैं क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में। हमें क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में भी इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले रखनी है कि इसके गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है यानी एक बढ़ जाती है। ठीक है, और ये पुरुषों में पाया जाता है। ये पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, मेनली यही चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अगला डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या है दोस्तों? तो डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। जो हमने अभी क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम में पढ़ा है वही डाउन सिंड्रोम में भी है, 47 हो जाती है। यह पुरुष और महिला दोनों में होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि इसमें 47 होती है गुणसूत्रों की संख्या। इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। ये जैसे है इसमें कुबड़ निकल आना, शारीरिक विभिन्नता आ जाना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि कुबड़ निकल आना ये कोई पर्टिकुलर एक पुरुष में या स्त्री में नहीं होता, ये दोनों में हो सकता है, किसी की बॉडी में भी हो सकता है। ठीक है, शारीरिक विभिन्नताएं किसी की भी बॉडी में हो सकती हैं, स्त्री या पुरुष में से। तो इसीलिए ये जो डाउन सिंड्रोम हमारा होता है ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। अब पटाऊ सिंड्रोम क्या है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। दोस्तों आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, आपको एक चीज़ गुणसूत्रों की संख्या के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है। तो सबसे पहले जो हमारा है टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। बाकी हमारे सभी सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर के 47 होती है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए ये एक तरीका बता रही हूँ ताकि आपको बार बार ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि किस में 47 गुणसूत्र होते हैं और किस में 45 रहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है, तो ध्यान रखिएगा आप। इसमें 47 हो जाती है, यह भी पुरुष और महिला दोनों में होता है। ठीक है, जैसे
ऊपर का होंठ कटा हुआ होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो हमने कौन कौन से सिंड्रोम पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, दूसरा हमने पढ़ा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, चौथा हमने पढ़ा पटाऊ सिंड्रोम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? नंबर एक पर हमने पढ़ा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। यह महिलाओं में होता है। इसमें हाइट कम हो जाती है महिलाओं की और इसमें महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा टर्नर सिंड्रोम में। अब हम आते हैं दूसरे में हमने क्या पढ़ा है? दूसरे में हमने पढ़ा है क्लीनेफेल्टर। अब हमने क्लीनेफेल्टर में क्या देखा है? क्लीनेफेल्टर में हमने सबसे पहले देखा है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यह पुरुषों में पाया जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा इसमें पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा है? डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और यह मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है जैसे कि कुबड़ निकल आना। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चौथा हम देख लेते हैं पटाऊ सिंड्रोम। अब पटाऊ सिंड्रोम में क्या है? तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 47 हो जाती है। यह मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है और इसमें जो है शारीरिक विभिन्नताएं हो जाती हैं। इसमें शारीरिक विभिन्नताएं हो जाती हैं जैसे कि होंठ का कटा हुआ होना इत्यादि। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे से सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कोशिका जो विभाजन, हमारे कोशिका विभाजन के जो सारे चरण हैं हमने उनको भी बहुत अच्छे से देख लिया है। और जो हमारा आगे का ये सारे के असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।